गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम कर रहे थे हरित क्रांति। हरित क्रांति में हमने कर लिया था क्या कि हरित क्रांति क्या होती है, भारत में हरित क्रांति कब आई और क्या क्या कारक थे इसको इफेक्ट करने वाले में। और हाँ, एक चीज मैं आपको बताना भूल गई कि भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय जाता है स्वामी रामनाथन को। किसको जाता है? स्वामी रामनाथन को। ठीक है। इसके बाद हमने क्या कर लिया था, हरित क्रांति के प्रभाव में क्या किया, हरित क्रांति को प्रभावित करने वाले कारक या कारक कौन कौन से हैं, इसकी मुख्य विशेषताएं क्या थी, इसमें हमने कर लिया था कि उन्नत बीज। इसके बाद आएगा सेकंड नंबर पे रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग। क्या हुआ था? रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग। इससे पहले मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ कि 26 अक्टूबर को 9:30 to 2:30 कॉलेज में बीए फाइनल जिनके अभी एग्जाम हुए हैं वो जो कर चुके हैं, ठीक है, बीए फाइनल वालों के और एमए फाइनल वालों के प्रैक्टिकल है। ठीक है, आपका कोई नोन है आप उसको प्लीज इन्फॉर्म कर दीजिएगा। ठीक है, 26 अक्टूबर को 9:30 से 2:30 और अपनी जो उनकी प्रैक्टिकल फाइल है वो लेके वो कॉलेज आ जाएं। ठीक है, क्योंकि सभी का पहुंचना बहुत जरूरी है। ठीक है, और मेरे से जरूर मिले। ठीक है, जो भी प्रैक्टिकल फाइल लेके आए मेरे से जरूर मिले। ठीक है, प्लीज ये इन्फॉर्मेशन आपको देनी है, आपके भाई बहन हैं या आपके कोई फ्रेंड्स हैं, आप सभी को इन्फॉर्म कर दीजिएगा। अगर आपके कोई पड़ोस में भी है तो बता दीजिएगा। ठीक है, बीए फाइनल और एमए फाइनल जिनके एग्जाम हो चुके हैं। ठीक है, थैंक यू। क्या कर रहे थे कि हम रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग। ठीक है, हरित क्रांति के आने से पहले भारत में क्या होता था, खेतों में पर्याप्त खाद नहीं मिल पाती थी और इसी कारण से जो उत्पादन है, जो प्रोडक्शन है वो क्या रहता था, कम रहता था। ठीक है, प्रोडक्शन क्या रहता था, कम रहता था। हरित क्रांति से एक नई चीज जुड़ी हुई थी, क्या? नई कृषि नीति। ठीक है, क्या जुड़ी हुई थी? नई कृषि नीति। और इसके अंतर्गत क्या आता था, रासायनिक जो खाद है उसका प्रयोग करना। क्या आता था? रासायनिक खाद। और इस नई जो कृषि नीति थी इसमें रासायनिक खाद के जो प्रयोग है उसको क्या दिया गया, प्रोत्साहन दिया गया। ठीक है, अधिक से अधिक मात्रा में रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग पर बल दिया गया। ठीक है, और इससे क्या परिणाम हुआ कि जो कृषि उत्पादन है, प्रोडक्शन है, उसमें क्या हुई, बहुत अधिक वृद्धि हुई। अगर 1967 और 68 की बात करें तो प्रोडक्शन था केवल 11 लाख टन। ठीक है, जो जब उर्वरकों का प्रयोग किया गया तो 2002 और 3 में ये बढ़कर कितना हो गया, 166.66 लाख टन। कितना हो गया? 166.66 लाख टन। ठीक है, इसी कारण से जो उर्वरक है उनकी डिमांड क्या हो गई, बढ़ गई, मांग बढ़ गई और उत्पादन में क्या हुई, भारी वृद्धि हुई। ठीक है, और उर्वरकों की जो डिमांड थी वो इतनी ज्यादा थी कि हमें उर्वरकों का आयात भी करना पड़ता था। ठीक है, थर्ड नंबर पे आता है सिंचाई में विस्तार। सिंचाई में विस्तार। पहले क्या था, जो भारतीय कृषि थी वो किस पर डिपेंड करती थी, पूरी तरह से मॉनसून पर निर्भर करती थी। ठीक है, भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो भी कैसी है, कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है। इसमें जो कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है इसमें जो सिंचाई है इसका बहुत बड़ा महत्व है। ठीक है, मॉनसूनी जो जलवायु है वो क्या होता था, उससे कुछ महीने ही भारत में बारिश होती थी और वो भी असमान होती थी और अनिश्चित होती थी। मतलब ये था कि कहीं ज्यादा हो रही है, कहीं कम हो रही है, और ये भी निश्चित नहीं था कि होगी ही होगी। तो परिणाम स्वरूप क्या रहता था कि जो कृषि की दर है वो हमेशा कैसी रहती थी, धीमी रहती थी। कृषि की दर कैसी रहती थी, धीमी रहती थी।
ठीक है। लेकिन जब जैसे ही सिंचाई सिंचाई सुविधाओं का विस्तार हुआ, ठीक है, 1967 के बाद सिंचाई का विस्तार, क्योंकि 1966 में क्या आ गई थी, हरित क्रांति आ गई थी। 1967 में क्या किया गया कि सिंचाई पर बल दिया गया, क्योंकि जो इसमें खाद डाले जाते थे ना, उन खादों को पिघलने के लिए किसकी जरूरत पड़ती थी, पानी की जरूरत पड़ती थी। और अगर वो खाद नहीं पिघलती थी तो फसलों को वो उल्टा नुकसान पहुंचाती थी। इसलिए आपने देखा होगा, या तो खाद देते ही पानी देते हैं, या फिर खाद उस टाइम पे छिड़कते हैं तब मतलब ओस पड़ी हो, है ना, ऐसा ही होता है। ठीक है। तो इन्होंने, इसमें क्या हुआ, उन हरित क्रांति के बाद सिंचाई में भी विस्तार किया गया, और जो कृषि भूमि थी जहां पर मतलब सिंचाई की जो सुविधा थी उपलब्ध करानी थी, वहां पर उपलब्ध भी करवाई सिंचाई की सुविधाएं। ठीक है। और सिंचाई के विस्तार से हरित क्रांति को और भी सफलता मिली। 4th नंबर पे आता है आपका आधुनिक कृषि यंत्रों का प्रयोग। आधुनिक कृषि यंत्रों का प्रयोग। क्या था कि जो हरित क्रांति से पहले क्या होता था कि खेती में जो प्रयोग किए जाते थे पुराने बेकार और हाथ के औजार होते थे, जैसे फावड़ा वावड़ा या पत्थर से बने हुए औजार होते थे। ठीक है। उनकी जैसे हल किससे चलाते थे, बैल से या ऊंट से, उनसे कुदाली। लेकिन क्या हुआ, इनकी जगह किसने ले ली, आधुनिक कृषि यंत्रों ने ले ली, और कृषि उत्पादन में क्या हुई, आश्चर्यजनक वृद्धि हुई। अब हल की जगह पर तो क्या आ गए, ट्रैक्टर आ गए थे। क्या आ गए थे, ट्रैक्टर। ठीक है। ट्रैक्टर और कंबाइन निकालने के लिए किसको यूज किया जाता था, थ्रेसर का यूज किया जाता था। ठीक है। हार्वेस्टर का यूज किया जाता था। अब इनकी जगह पानी देने के लिए क्या आ गई थी, बिजली की मोटरें आ गई थी। ठीक है। पंपिंग सेट आने लग गए थे। तो इससे किसानों को क्या होती, और ये बहुत ज्यादा महंगे भी नहीं थे, किसानों को सस्ती और बढ़िया मशीनरी उपलब्ध करवाना उद्देश्य था मेन किसका, हरित क्रांति का। और इससे क्या हुआ, इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए जो विभिन्न राज्य थे उसमें कृषि उद्योग नियम, क्या, कृषि उद्योग नियम, नियम नहीं निगम, कृषि उद्योग निगम स्थापित किए गए। कई जो महंगी मशीनें होती थी ना, उनको किरायों पर दिया जाने लगा। ठीक है। और सरकार ने देश में क्या कर दिया, कृषि सेवा केंद्र, मतलब जो लोग खरीद नहीं सकते वो क्या कर सकते थे, उनको किराए पर ले सकते थे। तो इसके लिए सरकार ने उनके लिए क्या स्थापित कर दिए, कृषि सेवा केंद्र स्थापित कर दिए। ठीक है। नेक्स्ट आता है कीटनाशक औषधियों का प्रयोग। कीटनाशक औषधियों का प्रयोग। यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स। क्या हुआ कि हरित क्रांति से पहले जो फसलों में क्या लगती थी, बीमारियां लगती थी, उससे जो भारतीय कृषि थी वो क्या होती थी, बहुत अधिक प्रभावित होती थी, और ये भारतीय कृषि की मेन प्रॉब्लम थी। ठीक है। और इसी कारण से क्या होता था, इन बीमारियों की वजह से जो प्रोडक्शन था वो क्या हो जाता था, घट जाता था। इस समस्या का समाधान करने के लिए क्या किया, कीटनाशक दवाइयां और खरपतवार नाशक दवाइयां, खरपतवार नाशक दवाइयों का प्रयोग किया जाने लगा। ठीक है। और इन दोनों दवाइयों के जो प्रयोग थे वो कैसे थे, सकारात्मक प्रयोग थे। ठीक है। सकारात्मक जो परिणाम थे वो क्या हुए, सरकार के सामने आए। तो सरकार ने क्या किया, पौध संरक्षण निदेशालय, क्या किया, पौध संरक्षण निदेशालय, इसकी क्या कर दी, स्थापना कर दी। ठीक है। किसकी स्थापना कर दी, पौध संरक्षण निदेशालय, मतलब यहां से ये दवाइयां मिल सकती। ठीक है। फिर और क्या हुआ, बहुफसली खेती। क्या हुआ, बहुफसली खेती। अब देखो सिंचाई की भी सुविधा उपलब्ध थी। ठीक है। कृषि यंत्रों का भी प्रयोग किया जा रहा था, उन्नत बीजों का भी प्रयोग हो रहा था, रासायनिक उर्वरकों का भी प्रयोग हो जा रहा था। तो ऐसे में क्या हुआ, जो फसलें थी वो कम टाइम में तैयार होने लग गई। ठीक है। जिस खेत में
एक वर्ष में एक ही फसल उगती थी, अब वहां क्या होने लगा, कई फसलें बोई जाने लगी। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल किसी खेत में अप्रैल में गेहूं की फसल काट ली, ठीक है, तो वहां पर क्या कर दिया जाता था, मूंग की फसल बो दी जाती, जो लगभग 2 महीने में तैयार हो गई, ठीक है। 2 महीने बाद उसको काट लिया गया, ठीक है, और उसी खेत में फिर क्या उगा दिया, चावल उगा दिया। तो एक साल में अब कितनी फसलें उगाई जा रही थी, 3, ठीक है। एक खेत में जब कई फसलें पैदा हो रही थी तो कृषि उत्पादन में क्या हुई, वृद्धि हुई, और इससे इस बहु खेती के प्रारंभ से भारत में एक मतलब उत्पादन में एक वो बोलते ना, एक सडनली चेंज आया, पॉजिटिव चेंज था, वो बहुत अधिक प्रोडक्शन हुआ, और लोगों को ये पसंद भी आया था, क्योंकि एक साल में एक तो एक ही खेत में एक ही फसल उगा रहे, और वो भी आपको ढंग से नहीं मिल रही, और आपको पता है भिन्न भिन्न फसलें भिन्न भिन्न पोषक तत्व लेती है, और अलग अलग से वो छोड़ती भी है, तो इससे मिट्टी की जो उर्वरता शक्ति है वो भी बनी रहती है, ठीक है। तो ये सब तरह से क्या था, किसानों के फेवर में थी, और इसका भी प्रारंभ कब हुआ था, 1967 से 68 के बीच में हुआ था, ठीक है। इसके बाद आता है 7 नंबर पे ऋण सुविधाओं की बढ़ोतरी। क्या है, ऋण सुविधाओं की बढ़ोतरी, इंक्रीज इन क्रेड फैसिलिटीज, ठीक है, क्रेडिट जो फैसिलिटीज होती है वो। इसमें क्या हुआ, जो ऋण और जो साख सुविधाएं थी उसकी कमी के कारण क्या होता था, पहले किसान क्या करते थे, जो महाजन होते थे उस पर ऊंचे ब्याज पर क्या कर लेते थे, उधार ले लेते थे, और साथ ही साथ क्या करते थे, या तो अपनी जमीन गिरवी रख देते थे या घर के गहने गिरवी रख देते थे, ठीक है। और किसानों को जो खाद बीज खरीदने हैं उसकी परेशानी के लिए भी क्या करना पड़ता था, उन पर डिपेंड रहना पड़ता था। तो इन सब के निजात के लिए कि भाई उनकी खाद बीज की समस्या को दूर करने के लिए सरकार ने क्या कर दिया, सहकारी समितियों और बैंकों, विशेष रूप से ग्रामीण बैंक का क्या कर दिया, उनमें ये कहा गया कि इनको कम से कम ऋण पर क्या करवाया जाए, नहीं मतलब कम से कम ब्याज पर ऋण दिया जाए, ठीक है। जैसे 1967-68 में केवल 400 करोड़ रुपए ऋण प्रदान किए गए थे सहकारी समितियों से, ठीक है, जो 2001 और 2 में कितने हो गए थे, 27,080 करोड़ रुपए हो गए थे, ठीक है। इसी प्रकार जो व्यापारिक बैंक थे उन्होंने भी किसानों को कितने करोड़ दिए थे, 1967-68 में 183 करोड़ रुपए, ठीक है। और 2001-2 में कितने दिए, 31,964 करोड़। मतलब अब क्या करता था किसान, कम ब्याज पर आसान शर्तें थी इनकी, और इस ऋण को क्या करता था, वो उपयोग करता था किसान बीज, खाद, मशीनें खरीदने और सिंचाई की सुविधाओं को जुटाने में, ठीक है। अब उसको अपनी ना तो जमीन गिरवी रखनी पड़ती थी, और वो महाजन क्या करते थे, ब्याज के ऊपर ब्याज लगा देते थे, जो ब्याज वो कभी भी पूरा नहीं कर पाता था, ठीक है। किसान तो बेचारा कभी भी पूरा नहीं कर पा सकता था, लेकिन सरकार ने इन सबको क्या दे दी, सब मतलब एक तरह से सब्सिडीज दे दी, ठीक है। नेक्स्ट आता है मृदा परीक्षण। क्या होता है मृदा परीक्षण। अब हरित क्रांति से एक फायदा क्या हुआ कि प्रयोगशालाओं में जो लैब थी उनमें क्या किया जाता था, मिट्टी को भेजा जाता था परीक्षण के लिए, और ये पता लगाया जाता था, आपने देखा होगा कई किसान अपने खेत की मिट्टी लेकर जाते हैं, ठीक है, तो वो क्या करने जाते हैं, वो ये पता लगाने जाते हैं कि इस मिट्टी में किस पोषक तत्व की कमी है, ठीक है, और उन कमी को किस खाद की सहायता से पूरा किया जा सकता है, ठीक है, किन खाद को उसमें डाला जाए ताकि उस कमी को दूर किया जा सके, ठीक है। और इस परीक्षण में ये भी पता किया जाता था कि ये जो मिट्टी है ये कौन सी फसल के लिए उपयुक्त है, ठीक है, किस प्रकार की फसल इसमें उग सकती है, किस प्रकार के बीज इसमें बोए जाए, ठीक है। तो इससे भी किसमें, कृषि उत्पादन में बहुत अधिक बढ़ोतरी हुई। जब आपको पता चल जाएगा कि आपको ये बीज डालना है, ये फसल इसमें पैदा करनी है और ये इसमें खाद डालना है, तो आपका प्रोडक्शन ज्यादा होगा, ठीक है। नेक्स्ट था मृदा संरक्षण। क्या था, मृदा संरक्षण।
अब ये जो हरित क्रांति है, इसकी सफलता जो थी वो मृदा संरक्षण पर भी निर्भर करती थी। ठीक है, मृदा संरक्षण जो कार्यक्रम था उसके तहत क्या क्या आते थे, भूमि कटाव को रोकने और भूमि की उर्वरता को बनाए रखने के लिए क्या किए जाते थे, अनेक उपाय किए गए। जैसे मरुस्थलों के विस्तार को रोकने के लिए किसका प्रयोग किया गया, शुष्क कृषि प्रणाली। कौन सी, शुष्क कृषि प्रणाली। ठीक है, शुष्क कृषि प्रणाली के विस्तार के लिए मतलब क्या किया गया, कदम उठाए गए। फसलों के हेरफेर, उनका चक्रण जो है, क्रॉप रोटेशन को प्रोत्साहन दिया गया। साथ ही साथ 5 करोड़ एकड़ जो बंजर भूमि थी उसको क्या किया गया, कृषि योग्य बनाने के प्रयत्न किए गए। ठीक है, और उनको बनाया भी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपका गंगानगर। ठीक है, श्री गंगानगर। ठीक है, नेक्स्ट है ग्रामीण विद्युतीकरण। पहले क्या होता था, गांव में बिजली नहीं आती थी। ठीक है, और आधुनिक जो कृषि यंत्र लागू हुए थे उनका प्रयोग तभी हो सकता था जब गांव में बिजली सस्ती भी मिले और लगातार भी मिले। ठीक है, इसलिए क्या किया गया, कृषि के विकास के लिए ग्रामीणों को विद्युतीकरण देना बहुत जरूरी हो गया था। और इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए सरकार ने ग्रामीण विद्युतीकरण निगम, इसकी ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्थापना की। ठीक है, इसके बाद आता है 11th नंबर पे बिक्री संबंधी सुविधाएं। क्या आता है, बिक्री संबंधी सुविधाएं। इसमें क्या हुआ कि पहले क्या करता था, किसान अपनी उपज जो होती थी, जो उसने प्रोडक्शन कर लिया, उसको क्या कहाँ बेचता था, असंगठित बाजार में बेचता था। जो अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट होती थी ना, वहां बेचता था। और उसे वहां पर फसल का उचित मूल्य नहीं मिल पाता था। जितना उस जो खरीदता था, मतलब जितना उसका मन करता था उसी पर वो खरीदता था। ठीक है, खरीदने वाला। और लाभ का जो ज्यादातर हिस्सा था वो कौन हड़प लेते थे, बिचौलिए जो होते थे वो हड़प लेते थे। तो इस समस्या के समाधान के लिए सरकार ने क्या किया, ठोस कदम उठाए और उन्होंने लगभग 5600 मंडियां स्थापित की, जहां किसान क्या कर सकता था, आसानी से अपने माल को बेच सकता था और कृषि जो उपज है वो खराब होने से भी बच सकती थी। ठीक है, इसके लिए सरकार ने क्या किया, गोदामों की और शीत भंडारणों की स्थापना की। ठीक है, और इस फसलों का जब बेचने पर किसानों को उचित दाम मिलने लगे तो उन्होंने क्या किया, किसानों ने खेती के निवेश पर ध्यान दिया और इससे किस हरित क्रांति को और भी बढ़ावा मिला। 12th नंबर पे आता है उपजों का समर्थन मूल्य। क्या है, उपजों का समर्थन मूल्य, सपोर्ट प्राइस ऑफ क्रॉप्स। मतलब कई बार क्या होता था, जैसे प्रोडक्शन ज्यादा हो गया, मान लो, ठीक है, प्रोडक्शन ज्यादा हो गया, इस वजह से क्या होता था कि बाजार में जो फसल है उसकी कीमतें कम हो जाती थी। ठीक है, इसमें जो कृषि उत्पादन है उस पर क्या पड़ता था, प्रतिकूल प्रभाव पड़ता था। इस समस्या को दूर करने के लिए सरकार ने क्या किया, कृषि लागत तथा मूल्य आयोग की स्थापना की। किसकी स्थापना की, कृषि लागत तथा मूल्य आयोग की स्थापना की। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, ये आयोग क्या करता था, जो विभिन्न फसलें हैं उनका न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित कर देता था। मान लो कि उन्होंने निर्धारित कर दिया 1000, तो इससे नीचे तो वो बिकेगी ही नहीं। ठीक है, और मूल्य नीचे गिरने लगता तो सरकार क्या करती, अपने आप ही जो अपने सरकार के द्वारा जो घोषित समर्थन मूल्य था उस पर किसानों से क्या कर लेती थी, उपजे खरीद लेती थी। इससे किसान के मन में कोई भी मतलब भय नहीं रहता था या आशंका नहीं रहती थी और वो आश्वस्त होकर क्या करता था, खेती करता था। जैसे हम करते हैं ना, अब गेहूं का भाव चल रहा है, बाजरे का भाव चल रहा है 2200, तो मतलब इससे कम पर तो वो क्या करेगा, नहीं बेचेगा। ठीक है, तो ये एक समर्थन मूल्य तय कर दिया किसान ने, नहीं सरकार ने। तो अब किसान को क्या रहता है, डर नहीं रहता कि उसकी फसल बिकेगी या नहीं बिकेगी।
ठीक है। और फसलों की जो खरीदारी में भारतीय खाद्य निगम, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसकी बहुत अधिक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अब ये तो थे कि क्या क्या मतलब हुआ हरित क्रांति से, ठीक है। अब आता है कि हरित क्रांति के प्रभाव क्या थे, क्या प्रभाव पड़े, ठीक है। हरित क्रांति के प्रभाव क्या थे, इफेक्ट ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, क्या प्रभाव थे, ये करते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।